बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप तमामी स्टूडेंट को मैं खुशामदीद कहता हूँ लेक्चर सीरीज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इस लेक्चर सीरीज़ के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है हाइड्रोजन एंड हाइड्राइड्स। आज इस चैप्टर के लेक्चर 3 के साथ हम जिस टॉपिक पे बात करने जाएंगे वह है जी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो अगर आपको याद हो तो इससे पहले हमने ये पढ़ा था जी कि हाइड्रोजन कितने फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है, और इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन पे भी बात की थी, और एटॉमिक हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के जो आइंस होते हैं जिसके अंदर हाइड्रोनियम आइंस था और हाइड्राइड आइन था, इस पे हमने तफसीली बात की थी। आज हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को पढ़ने जा रहे हैं, यानी हाइड्रोजन जो कि डायटोमिक फॉर्म के अंदर होती है और नेचर के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है, उस पर बात करेंगे। और आज के लेक्चर का जो असल मौजू है वो ये है जी कि हाइड्रोजन को इंडस्ट्री के अंदर किस किस तरीके से तैयार किया जाता है, ये हमारे आज के लेक्चर का मौजू होगा। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं जी। तो पहले तो हम पिछले लेक्चर का थोड़ा सा रिव्यू लेंगे जी कि हाइड्रोजन कितनी फॉर्म के अंदर पाई जाती है। तो ये पहली फॉर्म है जिसको आप एटॉमिक हाइड्रोजन कहते हैं। जो दूसरी फॉर्म है जिसमें हाइड्रोजन को आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ये नेसेंट हाइड्रोजन कहलाती है। ये तीसरी फॉर्म है, ये हाइड्रोजन का कैटाइन है और ये आपका हाइड्रोजन आइन कहलाता है, या आप इसको प्रोटॉन कहते हैं। ये हाइड्रोजन का एन आइन है और इसे हाइड्राइड आइन कहा जाता है। और जो हाइड्रोजन की आखिरी फॉर्म है ये आपकी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, यानी ये डायटोमिक फॉर्म है, ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कहलाती है। तो नेचर के अंदर हाइड्रोजन ये 5 सूरतों के अंदर दिखता है। नंबर 1 एटॉमिक हाइड्रोजन, नंबर 2 नेसेंट हाइड्रोजन, नंबर 3 हाइड्रोजन आइन और प्रोटॉन, नंबर 4 हाइड्राइड आइन एंड नंबर 5 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। इन चारों के बारे में हम पिछले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 2 के अंदर ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं। आज हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एटॉमिक हाइड्रोजन और ये दीगर हमने हाइड्रोजन पढ़ी, ये क्या क्या होती हैं इसको एक बार फिर देख लेते हैं, उसके बाद लेक्चर को स्टार्ट करेंगे जी। तो एटॉमिक हाइड्रोजन क्या है जी? एटॉमिक हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन की वो फॉर्म है जिसके अंदर हाइड्रोजन एलिमेंटल फॉर्म के अंदर यानी मोनो एटॉमिक स्टेट के अंदर मौजूद होता है। और एटॉमिक हाइड्रोजन को बनाने का सिर्फ एक ही रूट है, और वो रूट ये है जी कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को डिसोसिएट किया जाए। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को डिसोसिएट करने के आपने 2 तरीके पिछले लेक्चर के अंदर सीखे। जो पहला तरीका था वो था थर्मल डिसोसिएशन, और दूसरा तरीका जो डिसोसिएशन का था वो था बाय इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज एट लो प्रेशर। तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को अगर इन 2 तरीकों से ट्रीट किया जाता है जी, तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, जो कोवेलेंट बॉन्ड है बिटवीन 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, वो डिसोसिएट हो जाता है, वो डिकम्पोज हो जाता है, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एटॉमिक स्टेट के अंदर चली जाती है। और ये हाइड्रोजन एटॉमिक हाइड्रोजन कहलाती है, जो तमाम हाइड्रोजन के मुकाबले में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है, क्योंकि इसकी एनर्जी 104 किलो कैलोरी पर मोल मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से, जो सबसे स्टेबल मानी जाती है, उससे ज्यादा होती है। ये जो दूसरी फॉर्म है हाइड्रोजन की, जिसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ये नेसेंट हाइड्रोजन कहलाती है। और नेसेंट का मतलब न्यूली बॉर्न होता है, यानी नई पैदा होने वाली हाइड्रोजन। तो केमिकल रिएक्शन जब कराए जाते हैं जी, तो केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जो एटॉमिक फॉर्म के अंदर यानी मोनो एटॉमिक स्टेट के अंदर जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है वो आपकी नेसेंट हाइड्रोजन कहलाती है। तो केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जो हाइड्रोजन मिलती है, जो न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन होती है, जो कि एटॉमिक स्टेट के अंदर होती है, वो नेसेंट हाइड्रोजन कहलाती है। और ये मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको बार बार बात बताई थी कि अगर कोई चीज ऐसी है जो इस नेसेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट कर सके, तब तो नेसेंट हाइड्रोजन यूटिलाइज हो जाएगी नेसेंट हाइड्रोजन की यानी मोनोएटॉमिक फॉर्म के अंदर। लेकिन अगर कोई इसे इस्तेमाल करने वाला ना हो, तो उसके बाद क्या होता है जी, ये जैसे ही 2 नेसेंट हाइड्रोजन के मोल्स बनते हैं, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी नेसेंट हाइड्रोजन अपने आप को स्टेबलाइज कर लेती है आफ्टर इट्स फॉर्मेशन। तो अगर कोई इसको इस्तेमाल करने वाला है तो नेसेंट हाइड्रोजन इस्तेमाल हो जाएगी, और अगर नेसेंट हाइड्रोजन को कोई इस्तेमाल करने वाला कोई ऐसा रिएक्टेंट नहीं है जो इसके साथ रिएक्ट कर सके, जो इसको यूटिलाइज कर सके, जो इसको कंज्यूम कर सके, तो फिर ये खुद कंज्यूम होगी, और ये दोनों नेसेंट हाइड्रोजन, ये 2 जो एटम्स हैं नेसेंट हाइड्रोजन के, वो आपस में मिलेंगे और ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये हाइड्रोजन का एन आयन है, इसको हाइड्राइड आयन कहते हैं, और ये हाइड्रोजन की एन आयनिक फॉर्म है,
और हाइड्रोजन के अंदर ये सलाहियत है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है। तो हाइड्राइड आयन उस वक्त बनता है जब हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो उसके नतीजे में हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये आयन हाइड्राइड आयन कहलाता है जी। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है और अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये हाइड्रोजन आयन कहलाएगा, या इसको सिंपल प्रोटॉन कहते हैं जी। तो ये इसकी कैटायनिक फॉर्म है और ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के नतीजे में मिलती है आपको। और ये जो आपकी हाइड्रोजन है जो कि डायटोमिक स्टेट के अंदर होता है, इसको मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कहते हैं और ये सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म है। और ये गैसियस स्टेट के अंदर हाइड्रोजन नेचर के अंदर पाया जाता है। यह सबसे स्टेबल फॉर्म के अंदर, यह सबसे ज्यादा अकरंस अगर किसी हाइड्रोजन का इस नेचर के अंदर है जी, इस यूनिवर्स के अंदर है, तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्म ही है जिस पे आज हम बात करने जाएंगे। तो हाइड्रोजन की तैयारी के तरीके ये पढ़ने जा रहे हैं। तो इंडस्ट्रियली तो खैर ये बनाने के ये सारे ही तरीके इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन है, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर इसके सारे के सारे तरीके इस्तेमाल नहीं होते और उसकी वजह इसका इकोनॉमिकल होना है, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर वही तरीका इस्तेमाल किया जाता है जो सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल हो। इकोनॉमिकल का मतलब ये है जी कि जिससे आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स हासिल हो, यानी जिसपे कॉस्ट कम लगे और कम से कम कॉस्ट में आप ज्यादा से ज्यादा उससे इकोनॉमिकल बेनिफिट्स हासिल कर सकें, तो वही मेथड इकोनॉमिकल कहलाता है। तो ये जो तरीके हम पढ़ने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, आजकल के दौर में इन तमाम ही तरीकों से हाइड्रोजन नहीं बनाई जाती, बल्कि कुछ तरीके इकोनॉमिकल हैं, उस तरीके से तो हाइड्रोजन बनाई जाती है, लेकिन बाकी तरीकों से भी हाइड्रोजन बनाई जा सकती है, लेकिन तरीके इकोनॉमिकल नहीं होंगे। तो हाइड्रोजन को बनाने के दो तरीके हम पढ़ेंगे जी। एक है डायरेक्ट रूट और दूसरा है इनडायरेक्ट रूट। डायरेक्ट रूट का मतलब ये है जी कि हमें हाइड्रोजन डायरेक्ट ही मिल जाएगी, सिर्फ हमें उसको सेपरेट करने की जरूरत पड़ेगी और कुछ प्रोसेस करवा के हम हाइड्रोजन को सेपरेट कर लेंगे। लेकिन इनडायरेक्ट रूट का मतलब ये है जी कि इनडायरेक्ट रूट के अंदर हमें हाइड्रोजन डायरेक्ट नहीं मिलेगी, बल्कि हाइड्रोजन को हासिल करना पड़ेगा हमें वाटर गैस से। यानी कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जी कि जिसमें हम हाइड्रोजन की प्रिपरेशन तो करने जा रहे हैं, लेकिन हमें हाइड्रोजन डायरेक्ट नहीं मिलनी, बल्कि हाइड्रोजन से पहले हमें क्या मिलेगा जी, वाटर गैस मिलेगी। और वाटर गैस से हाइड्रोजन को सेपरेट करने के लिए हमें केमिकल ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, तो फिजिकल या केमिकल ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, जिसके लिए भी ये पूरे पूरे मेथड हैं जी, उनको इस्तेमाल करके फिर हम हाइड्रोजन को सेपरेट करेंगे जी। तो दो रूट हैं हाइड्रोजन को बनाने के। एक वो रूट है जिसके अंदर वाटर गैस नहीं मिलती और हाइड्रोजन आपको डायरेक्टली मिल जाती है, सिर्फ इसको हाइड्रोजन को सेपरेट करना पड़ता है जी, और हाइड्रोजन यहाँ पे आसानी सेपरेट हो जाती है विदाउट एनी केमिकल मींस, विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। लेकिन इनडायरेक्ट रूट वो है जी जिसके अंदर आप हाइड्रोजन को आप प्रिपेयर करते हैं, तो हाइड्रोजन को प्रिपेयर करने से पहले आपको वाटर गैस मिलती है और वाटर गैस की फिर केमिकल और फिजिकल प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, जिसके बाद हाइड्रोजन को सेपरेट किया जाता है वाटर गैस से जी। तो ये दो रूट हैं हाइड्रोजन को इंडस्ट्री के अंदर बनाने के। इन दोनों रूट्स पे हम तफसीली बात करेंगे। तो हाइड्रोजन को बनाने का जो डायरेक्ट रूट है जी, उसमें पहला डायरेक्ट रूट पढ़ने जा रहे हैं और ये जो रूट है जी, ये है जी बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो वाटर की अगर इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाएगी, क्योंकि आप ये जानते हैं जी कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन मौजूद होती है, तो वाटर का फॉर्मूला क्या है जी, H2O है। तो 2:1 का रेशो है बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन मौजूद है, तो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करवा के आप हाइड्रोजन को हासिल कर सकते हैं जी। तो ये पहला तरीका है जी। और इसमें क्या किया जाता है जी कि इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है वाटर से। अब मसला ये है जी कि वाटर अगर प्योरीफाइड फॉर्म के अंदर है, यानी वाटर जिसकी pH 7 है, जिसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज नहीं है, तो आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं जी कि वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है ना जी, वो कैसा है जी, वो कोवेलेंट बॉन्ड है। और कोवेलेंट कंपाउंड, और ये आपका जो कोवेलेंट कंपाउंड है, इसका मतलब ये है कि इसकी इलेक्ट्रोलिसिस, इसकी आयोनाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आपको लाजमन जानबूझकर इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज को ऐड करना पड़ता है जी। और इम्प्योरिटीज को अगर आप ऐड ना करें तो फिर वाटर आयोनाइज नहीं हो सकेगा, और वाटर अगर आयोनाइज नहीं होगा तो फिर इसकी इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो सकेगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है
कि वाटर कंटेनिंग सम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब यह है कि आप ऐसी स्पीशी डालते हैं जो कि आयंस पर मुश्तमिल हो, तो जो इम्प्योरिटीज ऐड की जाती हैं वो आयोनिक होती हैं। तो आयोनिक इम्प्योरिटीज क्या करती हैं जी, ये वाटर के H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन को सेग्रीगेट करने में, सेपरेट करने में मदद देती हैं। और जब तक वाटर की आयोनाइजेशन नहीं होगी, जब तक वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होती, तो ये एक अहम शर्त है जिसको पूरा करना जरूरी है जी। तो जब इस इम्प्योर वाटर की, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है या जिसके अंदर आइंस मौजूद है, जब इलेक्ट्रोलिसिस करवाई जाती है तो कैथोड पर हाइड्रोजन कलेक्ट होती है, यानी हाइड्रोजन गैस कैथोड पर कलेक्ट होती है और ऑक्सीजन गैस एनोड पर कलेक्ट होती है जी। तो केमिकली इसको किस तरह पढ़ेंगे जी, आइए इक्वेशन की फॉर्म में इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हुई जी, आयोनाइजेशन हुई, और ये मैं आपको बता चुका जी कि आयोनाइजेशन के लिए इम्प्योरिटीज का होना जरूरी है जी। अगर इम्प्योरिटीज नहीं होंगी तो फिर ये H पॉजिटिव आयन और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव आयन ये आपस में सेग्रीगेट नहीं हो सकते जी। तो ये पहला प्रोसेस आयोनाइजेशन है जिसको फैसिलिटेट किया है किसने जी, इम्प्योरिटीज ने, आयोनिक सब्सटेंसेस ने जी। तो ये जो वाटर के 2 मोल्स हैं, यहाँ पे आयोनाइजेशन हुई है। आयोनाइजेशन का मतलब ये है जी कि एटॉमिक फॉर्म से आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना। तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, कैटाइन की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, और ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इसलिए ये एनाइन की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 होती है इसलिए यहाँ पे आपने H पॉजिटिव लिखा, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है इसलिए आपने O2 नेगेटिव लिखा। और क्योंकि हमें इसको आगे बैलेंस करना है, क्योंकि ऑक्सीजन के हमें 2 मोल जरूर चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन को गैसियस फॉर्म के अंदर शो करना है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे वाटर के 2 मोल्स लिए हैं और उसकी वजह से हाइड्रोजन के 4 मोल्स हो गए हैं और ऑक्सीजन के 2 मोल्स हो गए हैं। तो ये पहला स्टेप है जिसको आयोनाइजेशन कहते हैं। तो वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, इन द प्रेजेंस ऑफ आयोनिक सब्सटेंसेस, ये क्या हुआ है जी, आयोनाइज हुआ है। और आयोनाइज होने के बाद ये जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है जी, ये एलिमेंट्स हैं, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, ये आइंस के अंदर कन्वर्ट हो गए। ये जो एटम्स हैं वो आइंस के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं। तो हाइड्रोजन कैटाइन की फॉर्म में और ऑक्सीजन आयनाइन की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है और फिर इस इक्वेशन को मैंने बैलेंस किया है। तो ये आयोनाइजेशन है जी। इसके बाद क्या होगा जी कि जब आप पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो आप ये जानते हैं जी कि जो आइंस हैं वो काउंटर इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं, जो कैटाइंस हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं, जो एनाइंस हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। तो जो कैटाइंस हैं वो कैथोड पर जाते हैं और जो एनाइंस हैं वो एनोड पे जाते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन है यानी जो कैटाइंस है वो कैथोड पे गए हैं और कैथोड पे जाने के बाद क्योंकि H पॉजिटिव का मतलब ये है जी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो जो प्रोसेस होता है वो भी क्या होता है जी, इस आयन की जिस तरह आयन फॉर्म होता है उसके मुकाबले में उल्टा होता है। तो क्योंकि बस इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है तो अब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन ये एलिमेंटल फॉर्म के अंदर यानी नेचर हाइड्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे कोई और रिएक्ट तो करने वाला है ही नहीं, तो उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही दूसरा हाइड्रोजन आएगा तो हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। और क्योंकि यहाँ पर इसके 4 मोल्स हैं तो इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हुए और यहाँ पर आपको हाइड्रोजन गैस मिल गई। ये प्रोसेस रिडक्शन कहलाता है क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर रिडक्शन को कहते हैं। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है। जब भी इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो कैथोड पर रिडक्शन होती है और एनोड पर क्या होती है जी, ऑक्सीडेशन होती है। और ये जो पूरा प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस का, इसके अंदर असल में जो रिएक्शन होता है वो कैसा रिएक्शन होता है, वो रिडॉक्स रिएक्शन होता है कि एक इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होती है, दूसरे इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होती है और जो ओवरऑल रिएक्शन होता है उसको आप क्या कहते हैं जी, रिडॉक्स रिएक्शन यानी रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो कैथोड पर हाइड्रोजन जो आइंस गए थे यानी जो कैटाइंस गए थे उन्होंने 4 इलेक्ट्रॉन्स को यानी 4 मोल्स 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, कैटाइंस ने 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया और 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आपको मिली। ये कैथोड के कंपार्टमेंट के अंदर जमा हो जाती है। तो इसी असना के अंदर एनोड पर ऑक्सीजन नेगेटिव आइंस जाते हैं और यहाँ पर एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है। तो ये 2 नेगेटिव आयन, इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं तो फिर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और ये 2 जो मोल्स हैं ऑक्सीजन के, क्योंकि एक मोल 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है क्योंकि 2 नेगेटिव का मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं जी। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा इसलिए 2 मोल्स 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे
और ये ऑक्सीजन पहले नेसेंट ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट होगा, और जब इसे कोई रिएक्ट करने वाला नहीं मिलेगा तो फिर ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और ये ऑक्सीजन गैस एनोड पर कलेक्ट हो जाएगी। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने लूज किए हैं, यही 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन क्या करेगा जी, एक्सेप्ट करेगा। ये जो हाइड्रोजन का कैटायन है एक्सेप्ट करेगा और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के अंदर यानी हाइड्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो कैथोड पर रिएक्शन हुआ है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, इसलिए ये रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। क्योंकि एनोड पर इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं इसलिए ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। और ओवरऑल इस रिएक्शन को आप रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं जी। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ जी कि ये जो वाटर था, क्योंकि अब हम इन आयंस को डिनाई कर देंगे जी। अब हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है जी कि ये जो वाटर था जो किस फॉर्म में था जी, जो मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर वाटर था, इलेक्ट्रिसिटी को इसके अंदर से पास किया गया यानी इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाई गई इन द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। तो ये आपका इनपुट था और आपको आउटपुट में क्या मिला यानी इलेक्ट्रोड पे क्या मिला, यानी आपका इलेक्ट्रोलाइट जो था वो क्या था जी, वाटर था विद इम्प्योरिटीज। और आउटपुट आपका क्या जी, कैथोड और एनोड था। तो कैथोड पे आपको क्या मिला, हाइड्रोजन गैस मिली, और एनोड पे क्या मिला, ऑक्सीजन गैस मिली। और ये हाइड्रोजन गैस कैसे मिली और ऑक्सीजन गैस कैसे मिली, यानी कैथोड पे क्या हुआ वो आपने इस वाले रिएक्शन के अंदर समझाया, और एनोड पर क्या हुआ वो आपने इस वाले रिएक्शन के अंदर समझाया। तो आइंस के साथ क्या हुआ वो तमाम चीजें आपने समझा दी। और ओवरऑल रिएक्शन के अंदर आपने डायरेक्ट क्या लिखा जी कि आपका इनपुट वाटर था, और अब आपको उस वाटर से क्या मिला है जी, हाइड्रोजन गैस मिली है कैथोड पर और ऑक्सीजन गैस मिली है एनोड पर। तो ये पहला तरीका है, यानी वाटर की अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करवाकर आपको हाइड्रोजन गैस मिल सकती है, और उसके नतीजे में जो आपको बाय प्रोडक्ट मिलेगी वो क्या होगी, वो आपकी ऑक्सीजन गैस होगी जी। तो ये जो तरीका है जी, ये अब ओवरऑल रिएक्शन अब आपके सामने है जी कि वाटर की आपने इलेक्ट्रोलिसिस करवाई, वाटर के अंदर इंप्योरिटीज होना लाजमी थी, उसके बगैर वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो सकती। तो आपने जब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करवाई तो आपको हाइड्रोजन गैस मिली और आपको ऑक्सीजन गैस मिली। हाइड्रोजन गैस आपको कहाँ मिली, कैथोड पर मिली। ऑक्सीजन गैस आपको कहाँ मिली, एनोड पर मिली। अब आपको हाइड्रोजन गैस क्योंकि सेपरेट करनी है, क्योंकि यहाँ पे हम जितने भी ये जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें पहला तरीका हम यही पढ़ेंगे जी कि हाइड्रोजन गैस किस तरह प्रिपेयर होगी, और उसके बाद फिर हम ये दूसरी चीज पढ़ेंगे जी कि हाइड्रोजन गैस क्या किस तरह से सेपरेट होगी। अगर वो सेपरेटेड है तो बहुत ही अच्छा है जी, लेकिन अगर वो सेपरेटेड नहीं है जी तो फिर हाइड्रोजन गैस किस तरह से सेपरेट होगी उसको हम पढ़ने जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन गैस की बात करें जी तो हाइड्रोजन आपको कैथोड पर मिली है और ऑक्सीजन आपको एनोड पर मिली है। तो क्योंकि दोनों गैसेस दो मुख्तलिफ इलेक्ट्रोड पर आपको मिली हैं, दो मुख्तलिफ चैम्बर के अंदर अलहदा अलहदा कलेक्ट हुई हैं, तो ये गैसेस आपस में पहले से ही सेपरेटेड हैं, तो इनको मजीद सेपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाइड्रोजन गैस आपको कैथोड के चैम्बर में मिलेगी और ऑक्सीजन गैस आपको एनोड के चैम्बर में मिलेगी। ये दोनों गैसेस पहले से ही सेपरेटेड हैं, लेकिन इसलिए इसको सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। अगर हम इस प्रोसेस की इकोनॉमिकल नेचर की बात करें जी, तो ये प्रोसेस इकोनॉमिकल इसलिए नहीं है जी क्योंकि जो वाटर की असल यूज है उसको आप वाटर को हाइड्रोजन बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर तो लाइफ है। क्योंकि वाटर आप ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वाटर आप एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जानवर इसको पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं जी। तो वाटर की जो असल यूजेस हैं वो ये यूज नहीं है, बल्कि उसकी जो यूज है वो आपकी लाइफ पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो और ये एक मसला हो गया जी कि वाटर के असल यूज ये नहीं है, इसलिए उसको हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगर आप इंडस्ट्री लेवल में बात करें तो इसका मतलब ये है कि हाई अमाउंट ऑफ वाटर तो सिर्फ हाइड्रोजन गैस को बनाने के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, तो इसलिए इस मेथड को इस्तेमाल नहीं करते। दूसरा मसला यह है जी कि जो इलेक्ट्रोलिसिस करवाई जाती है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होती है, और इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट है वो भी इस प्रोसेस को इकोनॉमिकल होने नहीं देती। तो इंडस्ट्री के अंदर अगर आप ये चाहें जी कि हाइड्रोजन को बनाने का यही तरीका है या यही तरीका एम्प्लॉय किया जाता है आजकल के जमाने में भी, तो ये बात गलत हो जाएगी जी कि वाटर को बनाने का इंडस्ट्रियल तरीका, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ वाटर का एक तरीका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी है, लेकिन जो राइज है जिस तरीकेकार से हाइड्रोजन को बल्क में बनाया जाता है, ये तरीका बल्क में हाइड्रोजन को बनाने का नहीं है। ये दूसरा तरीका हम पढ़ने जा रहे हैं और ये लिखा हुआ है जी, ये भी डायरेक्ट रूट है जी, और ये जो तरीका है ये है जी थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। तो इस हेडिंग से आपको ये बात साबित हो रही होगी जी कि अगर आप अमोनिया को थर्मली डिकम्पोज करें यानी अमोनिया की डिकम्पोजिशन करवाएं बाय द एक्शन ऑफ हीट, तो आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी।
इक्वेशन अब आपके सामने है। तो अमोनिया को जब 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट कराया जाता है और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो इसके नतीजे में क्या होता है जी, नाइट्रोजन गैस अलहदा हो जाती है, हाइड्रोजन गैस अलहदा हो जाती है जी। तो ये इक्वेशन आपके सामने है जी। तो अमोनिया की हमने क्या करवाई जी, थर्मल डिकम्पोजिशन करवाई। अमोनिया को कैटलिस्ट की मौजूदगी में 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया। तो ये आप जानते हैं जी कि जब अमोनिया बनती है तो अमोनिया बनती है बाय द एडिशन ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। जब अमोनिया बनाते हैं आप तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन करवाया जाता है कैटलिस्ट की मौजूदगी में। ये दोनों आपस में मिलते हैं, इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है और उसके नतीजे में आपको अमोनिया गैस मिल जाती है जी। तो अमोनिया गैस की जब डिकम्पोजिशन करवाई जाएगी तो डिकम्पोजिशन के लिए आपको फिर इसको हीट करना पड़ेगा और हीट करने के नतीजे में जो कोवेलेंट बॉन्ड है बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन वो ब्रेक होंगे और उसके नतीजे में दोबारा से नाइट्रोजन गैसियस स्टेट के अंदर और हाइड्रोजन आपको गैसियस स्टेट के अंदर मिल जाएगी। तो ये दोनों जो आपको मिलेंगी ये गैसियस फॉर्म में मिलेंगी। तो ये दूसरा तरीका है हाइड्रोजन को बनाने का और इस तरीके को कहते हैं आप थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया जी। अब क्योंकि इसके अंदर अब आपको सेपरेट करना पड़ेगा और उसकी वजह क्या है जी कि नाइट्रोजन भी गैसियस फॉर्म के अंदर मिली है और हाइड्रोजन भी गैसियस फॉर्म के अंदर मिली है। तो ये तो आपको गैस का मिक्सचर मिल गया। इसका मतलब ये है जी कि हाइड्रोजन में से आपको नाइट्रोजन को रिमूव करना पड़ेगा ताकि आप, क्योंकि आपको गैसियस मिक्सचर से काम नहीं है, आपको किससे काम है, आपको हाइड्रोजन से काम है, आपको हाइड्रोजन अलोन चाहिए जी। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये जो मिक्सचर आपको मिला जिसके अंदर नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस मौजूद है, इसको कूल किया जाता है और कूल किया जाता है 196 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और ये वो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे नाइट्रोजन लिक्विफाई हो जाती है और हाइड्रोजन गैसियस स्टेट के अंदर ही रहती है जी। तो एक चीज लिक्विड बन जाएगा और दूसरी जो गैस है वो गैस ही रहेगी। तो जो लिक्विड बन जाएगा वो तो सेपरेट हो जाएगी और फिर गैस को आप खुद ब खुद सेपरेट कर लेंगे जी। तो ये ये तरीका है जी। ये दूसरा तरीका आपने पढ़ा हाइड्रोजन गैस को बनाने का। और इस तरीकेकार में आपने अमोनिया को थर्मली डिकम्पोज किया और थर्मल डिकम्पोजिशन के नतीजे में आपको गैसियस मिक्सचर मिला, यानी हाइड्रोजन यहाँ पे सेपरेटेड नहीं थी। हाइड्रोजन को सेपरेट करने के लिए हमने क्या किया, मिक्सचर को कूल डाउन किया। मिक्सचर को कूल डाउन किया 196 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इस टेम्परेचर पे नाइट्रोजन गैस ये लिक्विफाई हो गई यानी लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गई और हाइड्रोजन गैसियस स्टेट के अंदर रही, यानी मिक्सचर में से एक चीज लिक्विफाई हो गई दूसरी गैस के अंदर रही। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपकी जो हाइड्रोजन थी वो क्या हो गई जी, सेपरेट हो गई। अच्छा, ये प्रोसेस भी इकोनॉमिकल नहीं है और उसकी वजह यह है जी कि जो अमोनिया है, अमोनिया की जो असल यूज है जी वो एक तो ये नाइट्रिक एसिड को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है और नाइट्रिक एसिड की भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो आप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड के अंदर पढ़ लेंगे। और दूसरी जो अमोनिया की यूज है ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होती है, यानी जो फूड प्रोडक्शन है उसकी प्रोडक्शन को, उसकी ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए, उसके डेवलपमेंट को, उसकी नशोनुमा को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर इस्तेमाल होती हैं। ये भी आप चैप्टर नंबर 11 के अंदर पढ़ेंगे फर्टिलाइजर के टॉपिक के अंदर। तो जो अमोनिया है उसकी असल यूज फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर है। तो यहाँ पर अगर इसको हाइड्रोजन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो भी ये अमोनिया की जो क्वांटिटी है वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए कम हो जाएगी। और ये तो एक मसला था। दूसरा मसला ये है जी कि जो मेथड ऑफ सेपरेशन है उसके अंदर -196 डिग्री सेंटीग्रेड को अटेन करना, ये भी प्रोसेस को इकोनॉमिकल रहने नहीं देता, क्योंकि ये प्रोसेस भी इंतहाई कॉस्टली है जी। क्योंकि यहाँ पे आपको प्रेशराइज एनवायरनमेंट के अंदर इतने कम टेम्परेचर को अटेन करना और उस टेम्परेचर पे नाइट्रोजन को लिक्विफाई करना और फिर हाइड्रोजन को गैसियस फॉर्म के अंदर सेपरेट करना। तो ये वो दो बुनियादी बातें हैं जी। एक तो नाइट्रोजन का असल यूज कहाँ पे होना, नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन के अंदर होना और इसकी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर इसकी यूज का होना, और दूसरा जो मेथड ऑफ सेपरेशन है उसके अंदर -196 डिग्री सेंटीग्रेड को अटेन करना, ये इंतहाई मुश्किल है। और ये दोनों बातें भी इस प्रोसेस को इकोनॉमिकल होने नहीं देती। यानी इस प्रोसेस से आप हाइड्रोजन बना तो सकते हैं, लेकिन अगर आप इकोनॉमिकली बेनिफिट देखना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं जी कि हाइड्रोजन कम कॉस्ट में बने, तो ये चीज आप अटेन नहीं कर सकेंगे, हाइड्रोजन की कॉस्ट बढ़ जाएगी, इसलिए ये प्रोसेस भी इकोनॉमिकल नहीं रहेगा। तो इंडस्ट्री के अंदर हाइड्रोजन गैस को अमोनिया की डिकम्पोजिशन से बना सकते हैं, लेकिन जो मेथड राइज है वो ये नहीं है। ये तीसरा तरीका है जी, और ये लिखा हुआ है जी बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेन। तो मीथेन की अगर आप थर्मल डिकम्पोजिशन करवाएंगे तो उसके नतीजे में भी आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है
और ये रूट भी डायरेक्ट रूट कहलाता है जी, यानी इसमें भी आपको वाटर गैस से नहीं गुजरना पड़ता, बल्कि आपको डायरेक्टली हाइड्रोजन ऐसी फॉर्म में मिल जाती है कि जिसको सेपरेट किया जा सके जी। तो आइए इस मेथड को देखते हैं जी। तो जो मीथेन है वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस है। अब यहीं से आपको अंदाजा हो रहा होगा जी कि इसका असल यूज ये नहीं है जो हम पढ़ने जा रहे हैं जी। तो वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस है, जो नेचुरल गैस है जो आपको सुई से मिलती है, जो आपको पाकिस्तान के अंदर सुई के मकाम से मिलती है जी, उसके अंदर आपको ऑलमोस्ट 94% कौन होती है जी, मीथेन होती है जी। तो इस मीथेन गैस को जब 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं, तो देखिए कार्बन CH4 जो मीथेन गैस है उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, चारों हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है जी। तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये जो आपका मीथेन है ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर टूट जाता है, यानी कार्बन अलहदा हो जाता है और हाइड्रोजन गैस अलहदा हो जाती है। तो कार्बन आपको कार्बन ब्लैक की फॉर्म में मिलता है और हाइड्रोजन आपको गैसियस स्टेट के अंदर मिलती है जी। तो ये रिएक्शन आपके सामने है। मीथेन को थर्मली डिकम्पोज किया, यानी मीथेन जो गैस है उसको 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपने हीट किया, जिसके नतीजे में कार्बन आपका सॉलिड फॉर्म के अंदर कार्बन ब्लैक की फॉर्म में आपको मिला और हाइड्रोजन आपको गैसियस स्टेट की फॉर्म में मिली। यानी इस मेथड से भी आप हाइड्रोजन को बना सकते हैं जी। और यहाँ पर भी आपको हाइड्रोजन को सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हाइड्रोजन ऑलरेडी सेपरेटेड है, क्योंकि जो कार्बन मिला है वो आपको सॉलिड फॉर्म में मिला है, यानी जो कार्बन ब्लैक है वो सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है और हाइड्रोजन आपकी गैसियस स्टेट के अंदर है जी। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऑलरेडी सेपरेटेड है। ये प्रोसेस इकोनॉमिकल इसलिए नहीं है क्योंकि मीथेन का जो असल यूज है वो है जी, क्योंकि ये डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होती है। तो इसको डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये हाइड्रोजन को बनाने का ये तरीका भी इकोनॉमिकल नहीं है। इंडस्ट्री के अंदर कुछ और तरीके राइज हैं हाइड्रोजन को बनाने के, जो इकोनॉमिकल भी हैं, लो कॉस्ट भी है। ये चौथा तरीका आपके सामने है हाइड्रोजन गैस को बनाने का, और ये लिखा हुआ है जी बाय स्टीम मेथनॉल प्रोसेस जी। और ये तरीका भी डायरेक्ट रूट है, यानी इस तरीके से भी आपको हाइड्रोजन ऐसी फॉर्म के अंदर मिलेगी कि जिसे बआसानी सेपरेट किया जा सकता है, जिसे बआसानी सेग्रीगेट किया जा सकता है। आइए देखते हैं ये मेथड क्या है जी। तो इस मेथड के अंदर जो वाटर है उसको स्टीम की फॉर्म में लिया जाता है, यानी वाटर को हीट किया जाता है और हीट करने के बाद वेपर के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, और वाटर के वेपर्स मिथनॉल के वेपर्स के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी जो मिथनॉल है वो भी लिक्विड फॉर्म के अंदर नहीं है बल्कि उसको भी हीट किया गया है और उसके भी वेपर्स हैं। तो ये दोनों जो रिएक्शन, ये दोनों जो आपको केमिकल यहाँ पे लिखे हुए नजर आ रहे हैं, ये मिथनॉल है, ये वाटर है। मेथनॉल भी वेपर फॉर्म के अंदर है, वाटर भी वेपर फॉर्म यानी स्टीम की फॉर्म के अंदर है। तो इन दोनों के वेपर्स आपस में रिएक्ट करते हैं एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड और उसके नतीजे में फिर आपको दो गैसेस का मिक्सचर मिलता है। नंबर 1 इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड नंबर 2 इज हाइड्रोजन। तो मिथनॉल के वेपर्स का रिएक्शन जब स्टीम से करवाया जाता है एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसके नतीजे में आपको मिक्सचर ऑफ गैसेस मिलता है, जिसको आप क्या कहते हैं जी, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस कहते हैं जी। अब ये जो आपकी गैस के मिक्सचर है, अब इसके अंदर से आपने हाइड्रोजन को सेपरेट करना है, और हाइड्रोजन को सेपरेट करने के लिए क्या किया जाता है जी, इस मिक्सचर को हाई प्रेशर पर आप वाटर के साथ इसको डिसॉल्व करते हैं, इस दोनों गैसेस के मिक्सचर को। तो हाइड्रोजन तो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होती जी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर पर वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाती है, और इसके नतीजे में आपको क्या मिल जाता है जी, कार्बोनिक एसिड मिलता है जी। तो वाटर के साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगी तो ये कार्बोनिक एसिड बना लेगी, और कार्बोनिक एसिड बनाने के बाद ये जो हाइड्रोजन है ये गैसियस स्टेट के अंदर, ये फ्री फॉर्म के अंदर आ जाएगी। सिर्फ ये वेट होगी, इसको ड्राई कर लिया जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगी, हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। तो ये भी वो तरीका है कि जिस तरीके से हाइड्रोजन को बआसानी इस मिक्सचर में से सेपरेट किया जा सकता है जी। तो ये स्टीम मेथनॉल प्रोसेस कहलाता है जी। तो जो मेथनॉल है उसको आपने हीट किया, उसके वेपर्स को वाटर की स्टीम के साथ रिएक्ट करवाया, यानी वाटर भी वेपर की फॉर्म में है, 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस रिएक्शन को करवाया, तो इसके नतीजे में आपको गैस का मिक्सचर मिला। इस मिक्सचर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मौजूद थी। इसके बाद आपने क्या किया, इस गैसियस मिक्सचर के अंदर वाटर को मिक्स किया और हाई प्रेशर पर ये काम किया है जी। तो उसके नतीजे में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गई, उसके नतीजे में आपको कार्बोनिक एसिड मिला, और हाइड्रोजन गैस ये वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकती, तो ये सिर्फ वेट होगी और यह गैसियस स्टेट के अंदर रहेगी। इसको ड्राई कर लेंगे तो आपको हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी।
तो ये मेथड भी उमूमी तौर पर इंडस्ट्री के अंदर अप्लाई नहीं किया जाता। उसकी वजह यह है जी कि मेथनॉल ये आपके एज अ सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। जहां आपने यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े हैं तो वहां पे आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा जी कि मेथनॉल परफ्यूम इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है, ये सॉल्वेंट के अंदर इस्तेमाल, सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, ये लैकर्स के तौर पर इस्तेमाल होता है, पेंट इंडस्ट्री के अंदर ये इस्तेमाल होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व करने के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसकी असल यूज जो है वो सॉल्वेंट इंडस्ट्री के अंदर है। इसलिए ये जो 4 तरीके आपने पढ़े, यानी अगर मैं कंक्लूड करूं तो ये कंक्लूड करूंगा जी कि ये जो चारों डायरेक्ट मेथड है इंडस्ट्री के अंदर, आप हाइड्रोजन को इसके जरिए से बना तो सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई प्रोसेस भी इकोनॉमिकल नहीं होगा। तो हाइड्रोजन को इंडस्ट्री के अंदर बनाने के जो असल तरीके हैं या जो असल रूट है वो इनडायरेक्ट रूट है और वाटर गैस रूट है, और उसी को हम अब पढ़ने जाएंगे। तो अब हम हाइड्रोजन को बनाने का जो तरीका सीखेंगे वो इनडायरेक्ट रूट से सीखेंगे जी, और इस रूट को आप वाटर गैस रूट भी कहते हैं। यानी यहाँ पर हाइड्रोजन के को बनाने से पहले, हाइड्रोजन को हासिल करने से पहले आपको वाटर गैस से पाला पड़ेगा जी। तो जो वाटर गैस है वो भी गैस का मिक्सचर है, और वाटर गैस है मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर को वाटर गैस नहीं कहते। वाटर गैस के अंदर जो 2 गैसेस शामिल हैं उसके अंदर एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, दूसरी हाइड्रोजन गैस है। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर को क्या कहते हैं जी? वाटर गैस कहते हैं। और ये वो मिक्सचर है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जो मिक्सचर है जिसको आप वाटर गैस कहते हैं जी, ये वो मिक्सचर है जिसमें से हाइड्रोजन को सेपरेट करना बाय फिजिकल मींस, बाय फिजिबल मींस, ये इतना आसान नहीं है। तो आपको केमिकल ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, केमिकल प्रोसेसिंग करवानी पड़ती है, जिसके बाद आपको हाइड्रोजन गैस सेपरेट होती है। तो इसका मतलब है वाटर गैस की भी एग्जिस्टेंस है, वाटर गैस की भी अहमियत है। वाटर गैस से आप हाइड्रोजन को सेपरेट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आपको प्रोसेस रोकना पड़ता है। उसके बाद फिर नया प्रोसेस करवाने के बाद आपको वाटर गैस में से हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ता है जी। तो अब हम जो पढ़ने जाएंगे वो हम पहले वाटर गैस की प्रिपरेशन पढ़ने जाएंगे, और वाटर गैस के अंदर हाइड्रोजन मौजूद होगी। उसके बाद फिर वो मेथड पढ़ेंगे जिन मेथड से हम हाइड्रोजन को वाटर गैस के मिक्सचर से सेपरेट आउट करेंगे। अभी आपने पढ़ा जी कि ये इनडायरेक्ट रूट पढ़ने जा रहे हैं, और इंडस्ट्री के अंदर हाइड्रोजन को बनाने के लिए जो इकोनॉमिकल मेथड हैं, वो मेथड जो वाकई ही इंडस्ट्री के अंदर अप्लाई होते हैं, वो मेथड जो मौजूदा दौर में हाइड्रोजन को बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, वो ये 2 ही मेथड है जो भी हम पढ़ने जाएंगे। यानी पहले वाटर गैस को प्रिपेयर किया जाता है, और फिर उस वाटर गैस के मिक्सचर में से हाइड्रोजन को सेपरेट किया जाता है। तो वो मेथड भी हम आगे लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। वाटर गैस है क्या? इट इज द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये उसका फॉर्मूला है जी। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला CO है, और हाइड्रोजन का फॉर्मूला आप जानते हैं, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला H2 है। इन दोनों गैसेस के मिक्सचर को वाटर गैस कहते हैं, और ये वो मिक्सचर है कि जिसकी केमिकल ट्रीटमेंट किए बगैर आप हाइड्रोजन को सेपरेट नहीं कर सकते। तो अब हमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वाटर गैस को पढ़ने जाना है, और उसके बाद मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर गैस पढ़ने जाना है। तो ये 5वां मेथड है, और इस मेथड के अंदर आपको हाइड्रोजन डायरेक्ट नहीं मिलेगी बल्कि आपको वाटर गैस मिलेगी। तो इसको हम देखते हैं जी। तो इस प्रोसेस को आप स्टीम हाइड्रोकार्बन प्रोसेस कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब ये कि किसी भी हाइड्रोकार्बन को लें, तो मीथेन को यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे जी। और हाइड्रोकार्बन को लेने के बाद उसका रिएक्शन किससे करवाएं जी? स्टीम से करवाएं। इस रिएक्शन को करवाने के लिए आपको कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे लिखा है जी द स्टीम, अ मिक्सचर ऑफ स्टीम। स्टीम का मतलब है वाटर वेपर स्टेट। क्या इतना आपने उसको हीट किया है जी कि वो वेपर फॉर्म के अंदर चला गया है, इसको आप स्टीम कहते हैं। और नेचुरल गैस, इसका मतलब है नेचुरल गैस भी हीटेड फॉर्म के अंदर है, ये भी गैसियस स्टेट के अंदर है जी। तो इन दोनों वेपर्स को जब निकल की कैटलिस्ट की मौजूदगी में इन दोनों को गुजारा जाता है 900 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है इस रिएक्शन को कराने के लिए। तो उसके नतीजे में आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर मिलता है, और इस मिक्सचर को आप क्या कहते हैं जी? वाटर गैस कहते हैं। ये रिएक्शन अब आपके सामने है। तो मीथेन यानी जो नेचुरल गैस है उसको अब आप यहाँ पे डायरेक्टली यूज नहीं कर रहे, बल्कि उसके साथ आप वाटर को भी यूज कर रहे हैं, इन दोनों को स्टीम की फॉर्म में यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर नेचुरल गैस की कंजप्शन भी क्या हो जाएगी जी? रिड्यूस हो जाएगी,
और वाटर की कंजम्पशन भी क्या हो जाएगी जी, रिड्यूस हो जाएगी। तो इस वजह से ये प्रोसेस इकोनॉमिकल है, वरना इससे पहले जहां पर आपने डायरेक्ट वाटर को यूज किया था वहां पे इस प्रोसेस को आपने नॉन अनइकोनॉमिकल कह दिया था। जहां आपने मीथेन को डायरेक्टली यूज किया था वहां पे भी इस प्रोसेस को अनइकोनॉमिकल कह दिया, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के मिक्सचर को यूज कर रहे हैं, इसलिए ये प्रोसेस फिजिबल और इकोनॉमिकल है जी। तो मीथेन का जो वेपर्स हैं उनका रिएक्शन आप वाटर वेपर से करवाएंगे, यानी 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर इन दोनों को जब रिएक्शन करवाएंगे निकल की मौजूदगी में, तो जो कार्बन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और सारी की सारी हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, सेपरेटेड हो जाएगी। लेकिन क्योंकि दो गैसेस का मिक्सचर मिलेगा, एक कार्बन मोनोऑक्साइड है और हाइड्रोजन है, तो ये जो गैस का मिक्सचर है इसमें से हाइड्रोजन को सेपरेट करना बाय केमिकल मींस आसान नहीं है, इसलिए इस मिक्सचर को आप क्या कहेंगे जी, वाटर गैस कहेंगे, और बगैर केमिकल प्रोसेसिंग के आप यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये पहला तरीका है जी वाटर गैस को बनाने का, और इस तरीके को स्टीम हाइड्रोकार्बन प्रोसेस कहते हैं। और इस प्रोसेस के अंदर वाटर जो कि स्टीम की फॉर्म में होता है उसका रिएक्शन आप हाइड्रोकार्बन जो कि गैसियस फॉर्म के अंदर होती है उससे रिएक्शन करवाया जाता है कैटलिस्ट की मौजूदगी में, और उसके नतीजे में आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर मिलता है, और इस मिक्सचर को आप वाटर गैस कहते हैं। ये छठा प्रोसेस है जी, और इसके अंदर भी आपको वाटर गैस मिलेगी जी, और ये भी इनडायरेक्ट रूट है यानी वाटर गैस रूट है जी। तो इसमें क्या होता है जी, तो स्टीम को कोक के ऊपर से, कोल का मतलब कोयला होता है, यानी यहाँ पे आपको कार्बन इस्तेमाल करना है जी। तो स्टीम को रेड हॉट कोक पे, तो इसका मतलब जो कोक होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है, उसको भी आप क्या करते हैं जी, रेड, इतना हीट करते हैं जी कि वो रेड हॉट हो जाए जी, यानी सुपर हीट आप उसको करते हैं। और उसके ऊपर से जब स्टीम को पास किया जाता है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो यहाँ पर भी क्या होता है जी, जो कार्बन है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी इस ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लेता है जी, और ये जो कार्बन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है जी, हाइड्रोजन गैस अलहदा हो जाती है। तो क्योंकि यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन आपको गैस मिली है, और ये दोनों जो गैसेस के मिक्सचर हैं इनमें से हाइड्रोजन को सेपरेट करना बाय केमिकल मींस ये इम्पॉसिबल है, इसलिए इस मिक्सचर को आप क्या कहते हैं जी, वाटर गैस कहते हैं जी। तो ये दूसरा तरीका है वाटर गैस को बनाने का। जो पहला तरीका पढ़ा वो आपने स्टीम हाइड्रोकार्बन प्रोसेस पढ़ा था, यानी हाइड्रोकार्बन के ऊपर से स्टीम को पास करें तो उसके नतीजे में आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर मिलता है। ये आपने दूसरा मेथड पढ़ा कि कोक यानी कार्बन को लें और कार्बन के ऊपर से अगर आप स्टीम को पास करें तो उसके नतीजे में भी आपको वाटर गैस मिलती है। तो ये वाटर गैस को बनाने के दो तरीके हैं। इम्तिहान में वाटर गैस को बनाने के तरीके भी पूछे जाते हैं जी, यानी इम्तिहान में बहुत दफा पूछा जाता है जी वाटर गैस क्या है और वाटर गैस को बनाने के क्या तरीके हैं जी। तो ये दो तरीके अपने दिमाग में रखिएगा। वाटर गैस को बनाने के दो तरीके आपने पढ़े। जो पहला तरीका था वो था जी स्टीम हाइड्रोकार्बन प्रोसेस, और जो दूसरा तरीका है वो है स्टीम कोल प्रोसेस। तो अब हम वाटर गैस से हाइड्रोजन को सेपरेट करने के तरीके सीखेंगे जी। और वाटर गैस से हाइड्रोजन को सेपरेट करने के तीन तरीके हैं जी। जो पहला तरीका है इसको लिक्विफैक्शन प्रोसेस कहते हैं, यानी आप इसको कूल डाउन करें और कूल डाउन करने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड को लिक्विफाई कर लें तो हाइड्रोजन गैस खुद ब खुद सेपरेट हो जाएगी। ये प्रोसेस फिजिकल प्रोसेस कहलाता है जी। लेकिन क्योंकि आपने इसको ऑलमोस्ट 200 डिग्री यानी -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल करना होता है, इसलिए ये प्रोसेस कतई इकोनॉमिकल नहीं है। और इंडस्ट्री के अंदर इस प्रोसेस को हाइड्रोजन गैस को वाटर गैस से सेपरेट करने के लिए इस प्रोसेस को इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि केमिकल प्रोसेस इस्तेमाल किए जाते हैं, जो जिसमें पहला प्रोसेस है बाय द एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और जो दूसरा प्रोसेस है वो है जी बाय द एक्शन ऑफ स्टीम। तो ये दो तरीके कार हैं, ये दोनों केमिकल मेथड हैं जिसके जरिए से आप वाटर गैस में से हाइड्रोजन को सेपरेट करते हैं। हम ये पहला प्रोसेस भी पढ़ने जाएंगे, लेकिन इस बात को दिमाग में रखें जी कि इंडस्ट्री के अंदर हाइड्रोजन गैस को सेपरेट करने के ये दो मेथड हैं, और इम्तिहान में भी अगर आपको लिखने के लिए आ जाए तो ये दो ही प्रोसेस आपने मेंशन करेंगे, क्योंकि ये दो ही केमिकल मेथड हैं और इनकी केमिकल इक्वेशंस भी हैं। तो ये पहला प्रोसेस है जिसको लिक्विफैक्शन प्रोसेस कहते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और जो हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर है इसको -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल डाउन किया जाता है। जब -200 डिग्री सेंटीग्रेड अटेन होता है तो उसके नतीजे में क्या होता है जी, उसके नतीजे में ये होता है जी कि कार्बन मोनोऑक्साइड ये लिक्विफाई हो जाती है और हाइड्रोजन गैसियस स्टेट के अंदर रहती है। तो क्योंकि एक गैस लिक्विफाई हो गई और दूसरी गैस गैसियस स्टेट के अंदर रही तो गैस और लिक्विड ये खुद ब खुद आपस में सेग्रीगेट हो गए। तो ये पहला तरीका है
कार्बन मोनोऑक्साइड से हाइड्रोजन को सेपरेट करने का, यानी वाटर गैस से हाइड्रोजन को सेपरेट करने का। लेकिन इंडस्ट्री के अंदर इस मेथड को इसलिए इस्तेमाल नहीं करते कि -200 डिग्री सेंटीग्रेड इंडस्ट्री के अंदर इकोनॉमिकली अटेन करना इतना आसान नहीं है। जो दूसरा तरीका है, ये वो तरीका है जिससे हाइड्रोजन को जिस तरीके कार से वाटर गैस सेपरेट किया जाता है, और इस रिएक्शन को आप कहेंगे जी कि वाटर गैस पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाया जाएगा, यानी वाटर गैस पे से सोडियम हाइड्रोक्साइड से के साथ इसको ट्रीट किया जाएगा जी। तो जो वाटर गैस है जिसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस शामिल है, इसको अल्कली सोल्यूशन के अंदर से पास किया जाता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसका रिएक्शन करवाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप अल्कली भी कहते हैं, यानी ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग सॉल्युबल बेस है, इसलिए इसको अल्कली कहते हैं जी। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब इसका रिएक्शन करवाया जाएगा तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये सोडियम फॉर्मेट बनाकर रिमूव हो जाएगी, और उसके नतीजे में हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी जी, सेपरेट हो जाएगी। तो ये केमिकल रिएक्शन आपके सामने है जी। तो ये कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहलाता है जी, कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, और इसके नतीजे में आपको क्या मिल गया, यानी कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे डेवलप हो गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने पढ़ी है तो आप इस बात को जानते हैं जी। तो ये कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहलाता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का बन जाना इसको कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं, इसका रिमूव हो जाना इसको डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं जी। तो ये बेसिकली कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है जी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया, और उसके नतीजे में क्या हुआ जी, यहाँ पे आपको सोडियम फॉर्मेट मिला, और सोडियम फॉर्मेट के मिलने के साथ साथ हाइड्रोजन गैस क्या हो गई जी, सेपरेट हो गई। तो ये केमिकल इक्वेशन आपके सामने है। तो वाटर गैस जो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर नजर आ रहा है, जब इसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यानी अल्कली के साथ करवाया जाता है तो इसके नतीजे में कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है, और ये सोडियम फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और सोडियम फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट होने के बाद यानी कार्बन मोनोऑक्साइड सोडियम फॉर्मेट बना के रिमूव हो जाती है, और उसके नतीजे में आपको हाइड्रोजन गैस मिल जाती है सेपरेटेड फॉर्म के अंदर। तो ये पहला केमिकल तरीका था, ये पहला केमिकल वे है या पहला केमिकल प्रोसेस है जिसके नतीजे में आपने वाटर गैस में से कार्बन मोनोऑक्साइड को रिमूव करा। जो दूसरा तरीका है वो है जी बाय द एक्शन ऑफ मोर स्टीम। अब आप क्या करते हैं इस मेथड के अंदर, कार्बन मोनोऑक्साइड और जो हाइड्रोजन यानी ये जो वाटर गैस है इसको मजीद स्टीम के साथ मिक्स किया जाता है, यानी इससे पहले भी, क्योंकि आप इसको स्टीम कोक प्रोसेस कहते हैं या इसको स्टीम हाइड्रोकार्बन प्रोसेस कहते हैं जी। तो मजीद स्टीम को इस मिक्सचर पे से पास किया जाता है। स्टीम का मतलब वाटर हीटेड फॉर्म के अंदर, वेपर फॉर्म के अंदर। तो जब मजीद स्टीम को इस पर से पास किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड कोबाल्ट ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट, यहां पर क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो जाती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। यानी जो स्टीम प्रोसेस है जी, यानी वाटर गैस में से जब मजीद स्टीम को पास किया जाएगा तो यहां पर क्या होगा जी, कार्बन मोनोऑक्साइड इस कैटलिस्ट की मौजूदगी में यानी आयरन ऑक्साइड और कोबाल्ट ऑक्साइड कैटलिस्ट की मौजूदगी में ये ऑक्सीडाइज हो जाएगी, और ऑक्सीडाइज होने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, वो सेपरेट हो जाएगी। और आप ये जानते हैं जी कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की जो गैस का मिक्सचर है इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना आसान है। ठीक है जी। अगर आप बात करें जी कि कार्बन मोनोऑक्साइड को रिमूव करने की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड को बगैर केमिकल ट्रीटमेंट के रिमूव करना मुश्किल है, बगैर कैटलिस्ट के रिमूव करना मुश्किल है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को इस मिक्सचर से रिमूव करना आसान है। तो किस तरह से आप रिमूव करेंगे, इस मिक्सचर के अंदर वाटर को ऐड किया जाएगा हाई प्रेशर पे, तो वाटर के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड सॉल्युबल नहीं है, और यही वो वजह है जी कि इस अगर वाटर गैस में वाटर को ऐड किया जाए और वाटर गैस को मिक्स करने के बाद प्रेशर के जरिए आप चाहें जी कि आपको कार्बोनिक एसिड मिल जाए, तो कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बोनिक एसिड नहीं मिलेगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड पानी के अंदर सॉल्युबल है एट हाई प्रेशर, तो वाटर से इसको ट्रीट करवाया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर को। हाइड्रोजन पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर पे पानी के अंदर सॉल्युबल हो जाएगी और कार्बोनिक एसिड आपको मिलेगा और हाइड्रोजन गैस सेट फ्री हो जाएगी। और ये वो तरीका है कि जिस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड यानी आपने कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीडाइज किया और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गई, कार्बोनिक एसिड मिला आपको और हाइड्रोजन आपको
आपको वेट फॉर्म के अंदर मिल गई, जिसको ड्राई करके आप हाइड्रोजन गैस हासिल कर लेंगे जी। तो ये जो आज का लेक्चर था, और इस लेक्चर के अंदर आपने हाइड्रोजन को इंडस्ट्री के अंदर बनाने के 6 तरीके सीखे। जो 4 तरीके थे वो डायरेक्ट रूट थे, आपको बराह रास्त हाइड्रोजन बआसानी मिल गई थी। लेकिन जो 2 तरीके थे उसके अंदर आपको हाइड्रोजन के मिलने से पहले वाटर गैस मिली थी, और फिर वाटर गैस के साथ आपने मजीद केमिकल प्रोसेसिंग की थी। तो वाटर गैस को या तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाना पड़ा आपको, या आपने मजीद स्टीम के साथ उसका रिएक्शन करवाना पड़ा और कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करवाना पड़ा, ऑक्सीडाइज करवाना पड़ा, और उसके बाद कहीं जाके आपको हाइड्रोजन मिली। तो ये जो दूसरा रूट है इसको इनडायरेक्ट रूट कहते हैं और इसको वाटर गैस रूट कहते हैं। तो ये आज के लेक्चर में आपने पढ़ा। और इंडस्ट्री के अंदर जिस तरीके से हाइड्रोजन गैस को बनाया जाता है वो वाटर गैस रूट है, यानी हाइड्रोजन को बनाने से पहले वाटर गैस बनाई जाती है और फिर उस वाटर गैस के मिक्सचर में से हाइड्रोजन को सेपरेट किया जाता है, और इंडस्ट्री के लिए ये रूट ज्यादा इकोनॉमिकल है। तो इम्तिहान में इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन का सवाल किस तरह से आया है, आइए देखते हैं। ये पहला सवाल आपके सामने है और यहाँ पे लिखा हुआ है जी, गिव 4 इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो 4 तरीके बताइए, और इस सवाल के अंदर उसने खुद लिख दिया है जी कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के अलावा 4 तरीके बताइए। तो आपने 6 तरीके पढ़े हैं, कोई से भी 4 तरीके आप मेंशन कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के अलावा। तो आपने ये पहला तरीका लिखा बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, आपने दूसरा तरीका लिखा बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेन। ये तमाम बातें हम पीछे पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको तेज लेके जा रहा हूं। ये तीसरा तरीका आपने लिखा फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथेनॉल। तो मिथेनॉल में से अगर स्टीम को पास किया जाएगा तो उसके नतीजे में भी आपको क्या मिल जाएगी, हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। और फिर आपने चौथा तरीका लिखा जी कि बाय पासिंग स्टीम ओवर हाइड्रोकार्बन, और इसके नतीजे में भी आपको क्या मिलेगी जी, वाटर गैस मिलेगी। हाइड्रोजन को यहाँ पे सेपरेट करना पड़ेगा, लेकिन हाइड्रोजन को बनाने का एक तरीका ये भी है, इसकी प्रोसेसिंग करवाएंगे तो फिर आपको हाइड्रोजन सेपरेट हो जाएगी। तो ये 4 तरीके आपने हाइड्रोजन को बनाने के लिखे। ये दूसरा सवाल आपके पास है और यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्राइब 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वाटर गैस, और ये इम्तिहान में सबसे ज्यादा ये सवाल आया है, तो जरा इसका ख्याल रखिएगा। हर साल ये सवाल आता रहता है जी कि वाटर गैस क्या होती है, कभी वाटर गैस के बनाने का तरीका आता है और कभी वाटर गैस में से हाइड्रोजन को सेपरेट करने का तरीका आता है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको बहुत अच्छे से आप तैयार कीजिएगा जी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्राइब 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वाटर गैस एंड गिव 2 मेथड्स फॉर द सेपरेशन ऑफ प्योर हाइड्रोजन फ्रॉम हीट। तो पूरा ही वाटर गैस का सवाल उसने आपको दे दिया है जी। तो सबसे पहले आपने लिखा जी प्रिपरेशन ऑफ वाटर गैस। तो वाटर गैस को बनाने के 2 तरीके होते हैं। तो आपने लिखा जी बाय पासिंग स्टीम ओवर रेड हॉट कोक, और उसके बाद लिखा बाय पासिंग स्टीम ओवर हाइड्रोकार्बन। तो ये 2 तरीके आपने वाटर गैस के बनाने के दिए। इसके बाद जो 2 तरीके आपने वाटर गैस की सेपरेशन के देने हैं, ये अब आप पे लाजिम है कि इसमें आप लिक्विफिकेशन को डिस्कस ना करें, क्योंकि मैं आपको बता चुका जी कि वो आपका केमिकल मेथड नहीं है, उसके अंदर कोई इक्वेशन नहीं है, तो इम्तिहान में आपके नंबर कट सकते हैं। इसलिए आप वही तरीके दें जो कि केमिकल मेथड है। तो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ प्योर हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर गैस में जो 2 केमिकल मेथड आपने इस्तेमाल किया है उन्हीं को देना ज्यादा अच्छा है जी। जो पहला तरीका है वो है जी बाय द एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसके नतीजे में आपको सोडियम फॉर्मेट मिलता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड सोडियम फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और जो दूसरा तरीका है उसको कहते हैं जी बाय द एक्शन ऑफ स्टीम, और स्टीम ये कैटलिस्ट की मौजूदगी में करवाया जाता है इस रिएक्शन को, और कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, और इन दोनों ही प्रोसेस के नतीजे में हाइड्रोजन गैस सेपरेट हो जाती है जी। तो ये 2 मेथड है फॉर द सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर गैस। ये तीसरा सवाल आपके सामने है और ये लिखा हुआ है जी व्हाट इज वाटर गैस, गिव 1 मेथड ऑफ इट्स प्रिपरेशन। तो आपने वाटर गैस की डेफिनेशन को लिखा जी, वाटर गैस मिक्सचर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, और उसका फार्मूला होता है COH2। स्टोइचमेट्रिकली किसी भी रेशियो के अंदर हो सकते हैं। CO+2H2 भी वाटर गैस कहलाती है, CO+3H2 भी वाटर गैस कहलाती है। तो हाइड्रोजन किसी भी कंपोजिशन के अंदर किसी भी परसेंटेज के अंदर हो जी, इसकी स्टोइचमेट्री 1:1 हो, 1:2 हो या 1:3 हो, इस मिक्सचर को वाटर गैस ही कहते हैं। तो वाटर गैस बुनियादी तौर पर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर है किसी भी प्रोपोर्शन के अंदर। इसकी प्रिपरेशन का एक तरीका आपसे पूछा गया था, वो आपने लिख दिया जी बाय पासिंग स्टीम ओवर रेड हॉट कॉक। तो ये आपने इसका तरीका लिखा जी। तो ये वो सवाल थे जो इम्तिहान के अंदर आए हुए थे जी।
तो आज के लेक्चर के अंदर हमने मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को ब्रीफली डिस्कस किया और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को बनाने के इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन को हमने डिस्कस किया। डायरेक्ट रूट भी पढ़ा, इनडायरेक्ट रूट भी पढ़ा और वाटर गैस की प्रिपरेशन भी पढ़ी और वाटर गैस से हाइड्रोजन को सेपरेट करने के तरीके भी पढ़े। इम्तिहान के लिहाज से ये टॉपिक इंतहाई अहम है, तो इसको बहुत तवज्जो से आप देखिएगा जी। जो हमारा अगला लेक्चर है, जो इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा जी, वो है जी बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। और जो बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन है उनको आप हाइड्राइड्स भी कहते हैं जी। तो हाइड्रोजन यानी जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, इनकी केमिकल रिएक्शंस को पढ़ने जाएंगे। और हाइड्रोजन की खास बात यह है जी कि पूरी पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट से इसका रिएक्शन पॉसिबल है जी। तो पीरियोडिक टेबल में इसकी कोई जगह तो नहीं है जी, लेकिन इसकी इतनी सलाहियत जरूर है जी कि ये तकरीबन हर एलिमेंट के साथ, 8 एलिमेंट्स के अलावा जो अनरिएक्टिव होते हैं उसके अलावा ये तकरीबन तमाम ही एलिमेंट्स के साथ किसी ना किसी तरीके से रिएक्ट कर सकती है जी। तो हाइड्रोजन के रिएक्शंस कैसे होते हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं और हाइड्रोजन के जो बनने वाले कंपाउंड्स हैं उनको बाइनरी कंपाउंड्स कहते हैं जी। तो उनके बारे में हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे लेक्चर नंबर 4 के अंदर। आपसे अगले लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।